Students, welcome back to my next video for class 12 beginners. So today we are going to learn a new chapter, that is retirement of a partner. So this ये जो चैप्टर है ये किसका पार्ट है आपका, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि बोर्ड एग्जाम में 30 मार्क्स के आने वाले हैं, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो चलिए आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी कि किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, उसके वजह से फाइनली सब ठीक है। अब आपको मेरी रोज़ वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई शुरू रखिएगा। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग होता है जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाए। ठीक है, मतलब किसी रीजंस के वजह से कभी कभी कुछ पार्टनर जो होते हैं वो फर्म से रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी वो रिटायर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए उनकी तबीयत ख़राब हो रही हो, या फिर वो किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आए हों और उनका वो पीरियड फिनिश हो गया हो। जैसे कि उन्होंने 2 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन किया था और 2 साल पूरे हो गए, तो भी वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं रिटायरमेंट लेने के लिए। तो आज हम बेसिकली यही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग क्लियर होगा। जब कोई पार्टनर किसी भी रीजंस के वजह से अपने पार्टनरशिप फर्म को छोड़ता है या रिटायर ले लेता है, तो उसे बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब हम यहाँ आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है जब कोई पार्टनर देखिए, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होती हैं। जैसे कि एडमिशन केस में जब कोई पार्टनर आ रहा होता है तो हमें बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं। हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना होता है, हमें रिजर्व वगैरह पे करना होता है। तो इस वजह से क्या होता है, काफ़ी सारे चेंजेस होती हैं एग्रीमेंट में। तो इसलिए इसे रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म भी बोलते थे। तो उसी प्रकार आपका रिटायरमेंट भी होता है। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म से, तो हमें उसी तरीके का एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है, हमें यहाँ भी गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व का ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। तो इसके वजह से आपके एग्रीमेंट में चेंजेस होते हैं, इसलिए कहा गया है कि ये भी एग्जांपल है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का। ठीक, नेक्स्ट है आपका राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप आपको मीनिंग क्लियर होगा। उसका अधिकार होता है कि वो अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट ले सके। उसका ये भी राइट है कि वो उसके जो भी रिजर्व है उसमें भी उसका जो भी पार्ट है, जो भी हिस्सा है, वो ले सके। कुछ अगर फर्म का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो क्योंकि वो पार्टनर रिटायरमेंट से पहले उस पार्टनरशिप फर्म में काम करता था, तो उसका ये भी अधिकार है कि वो उस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में अपना हिस्सा ले सके। उसकी सैलरी या कमीशन या बहुत सारी चीज़ें जिसमें उनके राइट्स होते हैं रिटायरिंग पार्टनर के, वो ले सके। तो चलिए, ये सारी तो राइट्स थी जो उनको मिलती हैं उनके रिटायरमेंट के टाइम पे। अब हम लायबिलिटीज़ भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, लायबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर, यहाँ रिटायरिंग पार्टनर होगा, रिटायरिंग पार्टनर। तो लायबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर में लिखा गया है कि लायबिलिटी बिफोर रिटायरमेंट, जो कि है आपका सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 में। इसमें कहा गया है कि रिटायरमेंट लेने से पहले जो भी लायबिलिटीज होगी उसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी हिस्सा होगा। ठीक है, और वो जो लायबिलिटी है वो चाहे तो वो खुद पे कर सकते हैं रिटायरिंग पार्टनर, या फिर उनके जाने के बाद, अगर वो पे नहीं करते हैं तो उनके जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर होते हैं, वो उनके बिहाफ में पे करते हैं। जैसे मान लीजिए ABC थे, ठीक है, पार्टनर्स, और फर्म का जो लायबिलिटी था वो 30,000 था। तो C चले गए और C ने 10,000 नहीं दिया, तो वो 10,000 कौन देगा, A और B देंगे। ठीक है, तो ये आपका लायबिलिटी बिफोर रिटायरमेंट का केस हो गया। लायबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट, जो कि आपका सेक्शन 32 सब सेक्शन 3 में है, इसमें ये बात कही गई है कि मान लीजिए अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है और उसके बाद उसकी कोई लायबिलिटी
बनती है कि नहीं बनती है। तो देखिए ये जो केस है ये आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म से तो उसे एक पब्लिक नोटिस देना होता है अपनी रिटायरमेंट के लिए, ठीक है, कि हाँ मैं पर्टिकुलर फर्म से रिटायर हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। इन केस अगर वो नोटिस नहीं देते हैं, ठीक है, अगर वो नोटिस नहीं देते हैं तो ये माना जाता है कि वो आज भी उस फर्म में है, ठीक, वो आज भी उस फर्म में है, यानी उनकी लायबिलिटी आज भी है फर्म में, भले वो रिटायर हो गए हो लेकिन उनकी लायबिलिटी आज भी है। क्योंकि उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया था। किन्होंने? रिटायरिंग पार्टनर ने। क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर ने अपने रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया पब्लिक में, तो माना जाता है कि वो आज भी पार्टनर है और वो आज भी लायबल है। तो आपका सेक्शन 32 सब सेक्शन 3 इस चीज़ के ऊपर कहता है। तो हमने क्या सीखा कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसे क्या करना चाहिए? पब्लिक नोटिस दे देना चाहिए। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो क्या होगा? वो अगेन लायबल रह जाएगा, भले वो रिटायर हो गया हो लेकिन वो लायबल रह जाएगा। नेक्स्ट है आपका एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो क्या क्या एडजस्टमेंट होती हैं? तो देखिए आप ध्यान से देखोगे तो आपने ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ा था? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में भी पढ़ा था और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पढ़ा था। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं? तो आपका फर्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपका पहला एडजस्टमेंट है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होती हैं। तो उसमें है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो आपने एडमिशन पढ़ा होगा, एडमिशन में क्या था आपका? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इनकमिंग पार्टनर आता था तो पुराने पार्टनर्स को क्या करना होता था? सेक्रीफाइस करना होता था। इसलिए हम एडमिशन के केस में क्या पढ़ते थे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? रिटायरमेंट के बारे में, यानी कोई पार्टनर जा रहा है तो क्योंकि पार्टनर जाता है तो पुराने पार्टनर्स को क्या होता है? गेन होता है। इसलिए हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 30,000 प्रॉफिट था और ABC में बढ़ रहा था 1:1:1 रेशियो में, तो 10,000 बढ़ रहा था। अब C चले जाते हैं, तो अब C चले गए तो अब क्या हुआ? अब A और B में 15,000 बटेगा, तो गेनिंग रेशियो हुआ। A और B गेन कर रहे हैं, C गया तो, इसलिए हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा भी एडजस्टमेंट है, आपका गुडविल में एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। फिर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकोमुलेटेड, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं या रिजर्व होते हैं, उसका भी आप एडजस्टमेंट करते हो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में। उसके बाद 5th पॉइंट है आपका कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट। तो देखिए जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो मैंने आपको बताया था उसको बहुत सारे राइट्स हैं उसके जो उसको मिलते हैं, लेकिन इन केस अगर उसको उस राइट्स को मिलने में टाइम लगता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टनर रिटायर हुआ और उससे उसके पैसे 2 महीने 3 महीने बाद मिल रहे हैं, तो क्योंकि उसको उसके पैसे देन एंड देयर नहीं मिले हैं, 2-3 मंथ बाद मिल रहे हैं, तो वो क्या होगा? उसके पास ये राइट होगा कि वो अपने डिले इन पेमेंट का इंटरेस्ट ले, मतलब कि उसे पेमेंट लेने में 2-3 महीने लेट मिला है उसको उसका पेमेंट, तो वो उस पर चाहे तो इंटरेस्ट ले सकता है। आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट मेंशन होगा। इन केस अगर इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं होगा तो आप 6% इंटरेस्ट दोगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐसे भी आपको याद होगा 6% इंटरेस्ट कहाँ और दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में भी दिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोरिलेट करके याद रखिएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे जब भी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का केस आता है तो आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से पार्टनर्स रिटायर होते हैं, जो आपकी बुक में मेंशन है। तो आइए देखिए, तो आप देख सकते हो आपकी बुक में 3 पॉइंट्स मेंशन है कि क्या क्या रीजंस हैं रिटायरमेंट के। फर्स्ट है आपका इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, मतलब कि अगर आपने अपने एग्रीमेंट में लिखा है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद पार्टनर रिटायर होंगे, तो उस वजह से भी पार्टनर रिटायर हो सकते हैं। दूसरा, इफ़ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है और सारे पार्टनर भी एग्री करते हैं कि हाँ उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, तो भी रिटायरमेंट हो सकता है। थर्ड केस है आपका पार्टनरशिप इज़ एट विल, जब आपका पार्टनरशिप जो होता है वो विल पे बना हो, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार बना हो,
तो आप एक रिटर्न नोटिस देख के रिमेनिंग पार्टनर्स को ये बता सकते हो कि आपने डिसाइड किया है कि आप रिटायरमेंट ले रहे हो। ठीक है, तो ये 3 केसेस थे जो आपकी बुक में मेंशंस हैं कि रिटायरमेंट के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो रीज़न है मैंने बताया है, तबीयत ख़राब होना या फिर कुछ पर्सनल इशू होना, ये सब भी रिटायरमेंट के ही केसेस हैं। तो चलिए, मैंने आपको बुक का भी बता दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो हमारा नेक्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब पहला एडजस्टमेंट। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हो आपका पहला एडजस्टमेंट क्या था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप क्या सीख रहे हो कि जब कोई पार्टनर फर्म से जाता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में रेशियो में चेंजेस होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो हमारा पहला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए, अब क्योंकि एक पार्टनर जा चुका है तो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा जिसमें वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे उसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर, मतलब जो पार्टनर के पुराने शेयर्स थे, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जो पार्टनरशिप फर्म में एग्जिस्ट करेंगे आगे भी, उनके जो ओल्ड शेयर पहले के जो शेयर थे उसमें आप ऐड करोगे एक्वायर्ड शेयर। एक्वायर्ड शेयर मतलब जो पार्टनर चला गया, ठीक है, उसके जाने के बाद जो उसका शेयर था वो किसको मिल जाएगा, पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने पार्टनर का ओल्ड शेयर प्लस जो पार्टनर गया है उसका एक्वायर्ड शेयर जो उन्होंने लिया है उससे वो दोनों ऐड करोगे, तब आपको रिमेनिंग पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा। लेकिन इसके भी 2 केसेस हैं। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के 2 केसेस हैं। आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये जिनके पास बुक नहीं है मैं उनके लिए मैंने ये लिखा है। तो देखिए, आपका फर्स्ट केस है व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर नॉट गिवन। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो पुराने पार्टनर्स जो एग्जिस्ट करेंगे यानी जो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो एक पार्टनर तो चला गया, मान लीजिए ए बी सी थे तो सी तो चले गए, लेकिन ए और बी क्या है, वो अभी भी पार्टनर रहेंगे, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, यानी वो रिमेनिंग पार्टनर हैं। तो अगर पहले केस में यानी जो ए और बी है उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो, तब आप कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे, ये आपका फर्स्ट केस है। सेकंड बोल रहा है व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन स्पेसिफाइड रेशियो, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर हैं जब वो ये बताएंगे कि हमने जो रिटायरिंग पार्टनर है उनका शेयर किस रेशियो में लिया है, किस स्पेसिफाइड रेशियो में हम ले रहे हैं, उस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइए, मैं आपको न्यूमेरिकल भी करके बताऊंगी। पहले ये दोनों केस समझिए। पहला केस ये है कि आपको नहीं पता है कि वो फ्यूचर में किस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, वो फ्यूचर में किस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करने वाले हैं। सेकंड केस बोल रहा है कि आपको ये पता है कि पुराने पार्टनर्स जो जाने वाले पार्टनर हैं उसका शेयर किस रेशियो में ले रहे हैं, आपको उस बेसिस पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल देखेंगे तो क्लियर होगा आपको अच्छे से। तो जो आपका फर्स्ट केस है जहाँ पे फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होगा रिमेनिंग पार्टनर का, तो उस केस में आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये आप जब बुक में क्वेश्चंस देखोगे तो ये थोड़ा अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके 2 टाइप्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो मैं वो दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूँगी आपके लिए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है आपकी बुक का टी.एस. गरेवाल का, ए बी एंड सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। 3 पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में, ए बी एंड सी। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इफ सी रिटायर। तो देखो आप एकदम ध्यान से, आपका फर्स्ट केस कैसे फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सी रिटायर हो रहे हैं और बोला जा रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका न्यू रेशियो बताओ आप, यानी आपका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दो, ये जो शेयर्स हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शंस में हैं और बड़े अलग अलग हैं। तो
इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करने होंगे। तो आपको पता होगा डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होगा, तो आपको क्या करना होगा, जितने भी डिनोमिनेटर्स अलग अलग है उनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा। तो आप 2, 5 और 10 का एलसीएम लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। अब कैसे सिखाया था मैंने आपको, नीचे वाले से डिवाइड, जो आंसर आएगा उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई। 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5, 5 × 1 5। चलिए प्लस, मान लीजिए ये कॉमा लगा दीजिए आप कंफ्यूज हो गए तो। दूसरा क्या है इसका, तो 10 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2, 2 × 2 यानी 4, कॉमा ये क्या हो गया 10, अरे 1। तो दैट मीन्स A:B:C कितना हो गया आपका 5:4:1। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अभी एलसीएम निकाला है, ठीक है, मैं एलसीएम निकाल के इनको इक्वलाइज कर रही थी, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 5/10, 4/10, 1/10, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5:4:1 ये था इनका शेयर। लेकिन देखिए क्वेश्चन कितने अजीब तरीके से दिया था, तीनों फ्रैक्शन में दिया था, इसलिए मैंने सोचा आपको हर एक चीज़ बेसिक क्लियर हो, क्योंकि आप नए हो, मैं नई नहीं हूँ, बट आप नए हो तो आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए किया। तो अब आपको क्लियर हो गया। अब आप देखो क्या बोल रहा है, सी रिटायर हो गए तो फ्यूचर में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तो मान लीजिए अगर ये सी ये रिटायर हो जाते हैं तो बचा कितना 5:4, तो ये होगा आपका ए और बी का शेयर 5:4। देखिए और कुछ चीज़ तो मेंशन नहीं है, तो बस यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप देख लो, PQR वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:1, P रिटायर फ्रॉम द फर्म। एकदम इजी है, देखो यहाँ आपको फ्रैक्शन में नहीं मिला है, एकदम आसानी से रेशियो में दिया हुआ है। तो P का कितना है, P रिटायर हो जाएंगे तो P का कितना शेयर है, तो 5 है। तो अगर P चले जाते हैं, ठीक है, तो बचा हुआ क्या है 4:1। तो Q और R का शेयर कितना हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1। इजी है ना, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बहुत इजी है, और ये भी 8 मार्क्स के एग्जाम में आएंगे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए सेकंड केस देख लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो ये जो है ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लास्ट है, केस नंबर 2। इसमें क्या बोला गया, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन अ स्पेसिफाइड रेशियो। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो रिटायरिंग पार्टनर जो जा रहे हैं उनका जो शेयर है वो एक स्पेसिफाइड रेशियो में ले रहे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। का क्वेश्चन है, शिव, मोहन एंड हरी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:5:4। मोहन रिटायर एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी। तो 3 पार्टनर्स हैं, शिव, मोहन और हरी, इनका रेशियो है 5:5:4। कौन रिटायर हो रहा है, मोहन। तो मोहन यानी ये जा रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो शेयर है, तो चलिए हम थोड़ा अलग अलग लिख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। शिव का होगा आपका 5/14, मोहन का होगा 5/14 और हरि का होगा 4/14। तो ये क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चले जाएंगे, तो इनका शेयर कैसे शिव और हरि ले रहे हैं, कितना, इक्वली। तो पहले आप इसके शेयर का इक्वल निकालो, तो 5/14 को डिवाइड करो 2 से, तो आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 5/14 इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनसे ले रहे हैं, तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं आगे। तो क्योंकि वो इक्वली ले रहे हैं, तो ये मैंने निकाल दिया इक्वली। तो ये कितने, ये शिव भी लेंगे और हरि भी लेंगे। तो शिव का पहले कितना था 5/14 था, और हरि का कितना था 4/14 था, और मोहन से इन्होंने लिया, तो शिव का कितना हो गया अब नया, तो शिव का हो गया 5/14 प्लस 5/28। तो आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 15/28, और हरि का निकालोगे तो आंसर आएगा 13/28।
13/28, ठीक है। तो अब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना, शिव और हरि का 15:13। तो आई होप आपको ये इजी लगा होगा, ठीक है। ये मैंने आप लोग के लिए ही लिखा था ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। तो इस तरीके से हमने आज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का बेसिक सा थ्योरी देखा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के दोनों केसेस यानी कंप्लीट किए हमने। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे गेनिंग रेशियो के बारे में सिखाऊंगी। तो अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको अगर लगे कि ये वीडियो सच में आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत जल्द मैं आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी शेयर करूँगी। बस मेरा जो टारगेट है 100 सब्सक्राइबर का वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे यूट्यूब चैनल का क्या है, एक रूल है कि जब तक हमारे 100 सब्सक्राइबर से ऊपर नहीं होते हैं हम अपने FB अकाउंट्स वगैरह लिंक नहीं कर सकते चैनल से। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी चैनल को शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।